इंटरनेट नहीं था। क्यों लेकिन मुझे क्या पता, बाबा ने अपने से साथ ले लिया था नेट। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेटे प्लीज गेट ऑनलाइन, टेल अदर्स टू गेट ऑनलाइन सो वी कैन स्टार्ट। बाकी बच्चों को भी बेटे प्लीज मैसेज कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। बेटे थोड़े से बच्चे और ऑनलाइन हो जाएं तो हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? बाकी बच्चों को भी मैसेज कर दो। 9 इज अ वेरी लो स्ट्रेंथ। एंटीबायोटिक्स कर रहे हैं फिर बाद में समझ नहीं आनी। लेट देम गेट ऑनलाइन एज वेल बेटे।
वासलाम बेटे, बेटे प्लीज 5 मिनट तक स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? लेट अदर्स गेट ऑनलाइन एज वेल।
जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। 3:30 हो गए हैं, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। काफी वेट हो गया। अब जितने बच्चे ऑनलाइन हैं इन्हीं के साथ मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। आप सबके पास अगर बुक है बेटे तो सेप्ट्रॉन को ट्राइमोक्साजोल ड्रग निकाल लें। कैन ऑल ऑफ यू हेयर मी बेटे? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके बेटे, लेट्स स्टार्ट प्लीज। प्लीज अपना चैप्टर निकाल लें, सेप्ट्रॉन निकाल लें। जी बेटे। पापा ये देखो बड़ी स्प्रिंग बनाए। ओके बेटे, अगर प्रीवियस लेक्चर्स में से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। बेटे प्रीवियस लेक्चर में से कोई टेंशन तो नहीं है? कोई मतलब कोई ऐसी चीज जो तुम्हें तंग कर रही हो, कोई क्वेश्चन? सॉरी। बेटे 171 पेज नंबर के ऊपर को ट्राइमोक्साजोल सेप्ट्रॉन स्टार्ट है। सेप्ट्रॉन का इंट्रोडक्शन की 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं और फिर मोड ऑफ इंडिया वो लिखा हुआ है, मोड ऑफ एक्शन लिखा हुआ है। आई वॉन्ट यू टू रीड आउट द मोड ऑफ एक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सेप्ट्रॉन। ये दोनों चीजें पढ़ो फॉर 2 minutes एंड देन आई हैव टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। प्लीज डू इट नाउ।
ओके सारा, गुड जॉब बेटे। बाकियों को भी थोड़ा सा पढ़ लेने दो। ओके प्लीज लेट मी नो इस कॉम्बिनेशन का क्या फायदा है, और ये कॉम्बिनेशन क्या है, पोटेंशिएशन है या साइनर्जिज्म है, और जो भी है वो किस बेसिस पे आपका आंसर है। जी बेटे टाइप कीजिए, पोटेंशिएशन है, साइनर्जिज्म है। Why it is not potentiation, Rabia?
ओके बेटे, साइनर्जिज्म इज द राइट आंसर। सबसे पहले ये पोटेंशिएशन की एग्जांपल इसलिए नहीं है कि पोटेंशिएशन में हमेशा एक मेंबर जो है उसकी कोई एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन उसकी प्रेजेंस सिर्फ दूसरे मेंबर की एक्टिविटी को पोटेंशिएट करेगी। और दूसरी चीज, यहाँ पर जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है जिसमें हम बात कर रहे हैं सल्फामिथॉक्साजोल की और ट्राइमेथोप्रिम की, दोनों का बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है, बट दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन में देते हैं, तो इफेक्टिव बैक्टीरियसिडल और इफेक्ट एनहेंस हो जाता है। इफेक्ट एनहेंस होने का एक तरीका ये भी है कि सल्फोनामाइड्स दो तरीकों से इफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। एक ये कि वो फॉलिक एसिड को फॉलिनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देते, और दूसरा स्टेप जो है, जो हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स है, और दूसरा स्टेप ये है कि वो पाबा की इनकॉर्पोरेशन जो फॉलिक एसिड में है उसको रोकते हैं। तो यहाँ पर दोनों काम हो रहे हैं। सल्फामिथॉक्साजोल जो है वो पहले इनहिबिट कर रहा है पाबा की इनकॉर्पोरेशन फॉलिक एसिड में, और दूसरे स्टेप में जो ट्राइमेथोप्रिम है वो फॉलिक एसिड को फॉलिनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने दे रही। इस तरह वो जो दोनों स्टेप, अगर एक स्टेप को छोड़ के बैक्टीरिया दूसरे तरीके से इफेक्ट करने की कोशिश करेगा तो वहां पर ट्राइमेथोप्रिम मौजूद है, डबल द इफेक्टिव देयर, दैट इज व्हाई इट इज साइनर्जिस्टिक, द इफेक्टिव इंक्रीज्ड। और इसके कॉम्बिनेशन की एक वजह ये है कि फार्मेकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज में ये एक दूसरे से कुछ हद तक मिलते हैं। ठीक है, फार्मेकोकाइन, याद रखो, हम किसी भी दो ड्रग्स को कभी भी कंबाइन तब तक नहीं कर सकते जब तक वो कंपेटेबिलिटी शो ना करें। अगर वो कंपेटेबिलिटी शो नहीं करते तो हम उनको कंबाइन नहीं कर सकते। सो इसका मतलब ये है कि दुनिया की हर ड्रग दूसरी ड्रग के साथ कंबाइन नहीं हो सकती। इट कैन बी कंबाइंड ओनली अगर वो कंपेटेबिलिटी शो करें, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, आगे चलती हूं मैं एडवांटेजेस पे। कॉम्बिनेशन के एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है? सबसे पहले, रेजिस्टेंस के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि दो सक्सेसिव स्टेजेस हैं, एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज आ रही है। किसी भी स्टेज को अगर आप रोक दोगे तो दूसरी स्टेज जो है उसका फायदा हो सकता है। मतलब फर्ज करो, अगर हम लोग जो है वो नया फॉलिक एसिड नहीं बनने देते, लेकिन अगर कोई फॉलिक एसिड पहले से मौजूद है तो वो अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर अपना इफेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर ना ही हम नए वाले को बनने दे रहे हैं और ना ही पुराने वाले को एक्टिव होने दे रहे हैं, इसलिए रेजिस्टेंस के चांसेस कम है, क्योंकि दोनों सक्सेसिव स्टेजेस को हमने यहाँ पर टारगेट कर लिया है। उसके बाद बेटे, इंडिविजुअल ड्रग्स बैक्टीरियोस्टैटिक थी, कंबाइन हो गए बैक्टीरियसिडल है, ये फायदा, किलिंग इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, बैक्टीरियसिडल में बाजुकात ये होता है कि जब इन ड्रग्स को अलोन यूज करते हैं ना, तो बाजुकात ऐसी बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स होती हैं जो इनके अलोन इफेक्ट की वजह से काम नहीं कर पाती, लेकिन जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो जाहिर बात है उसका इफेक्ट जो है वो एनहेंस हो जाता है। ठीक है, माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है, यानी अकेले दोगे तो वो कुछ बैक्टीरिया के स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करती है, जब कंबाइन करके देखते हो तो कुछ एडिशनल इफेक्ट भी शो करते हैं। The drugs used alone are needed in larger dose, but in combination less dose is needed, so less chances of adverse affection. बेटे, डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो यही इफेक्ट पाने के लिए अगर हमने ड्रग्स को अलहदा इंजेस्ट करना होता है तो ज्यादा खानी पड़ती है। फर्ज करो 100 मिलीग्राम खाने पड़ते हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, ये एक्यूरेट डोजेज नहीं है। फर्ज करो जब अलहदा ड्रग को खा रहे हो तो उसका एक्शन परफॉर्म करने के लिए 100 मिलीग्राम खाने पड़ते हैं, लेकिन जब हम कंबाइन कर देते हैं तो दोनों के 50-50 मिलीग्राम भी 100 मिलीग्राम वाला फायदा देते हैं। तो हम कहते हैं कि डोज रिलेटेड जो एडवर्स इफेक्ट है वो खत्म हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह का डोज बढ़ती है एडवर्स इफेक्ट भी बढ़ते जाते हैं। इस केसेस में डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब प्लीज इसको 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से
ओके बेटे, 3 में रिपीट कर, बाकी बच्चों पढ़ लेते दो बेटे, फिर एक साथ सब कुछ मैं ओके बेटे, पॉइंट नंबर 3 के अलावा सारा क्लियर है? बेटे पॉइंट नंबर 3 में बेटे ये आ रहा है यहां पर हमें कि जब भी हम फ्यू जो हमारे एडिशनल ऑर्गेनिजम्स, ऐसा है कि फर्ज करो 10 किस्म के बैक्टीरिया पड़े हैं, ठीक है, इन्फेक्शन है वहां पर 10 किस्म के बैक्टीरिया डिटेक्ट हुए हैं। जब हम ड्रग को अलोन यूज करते हैं तो वो 8 किस्म के बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो उनका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्ट बढ़ जाता है और वो 10 के 10 को मार देती हैं। अकेले 8 के अगेंस्ट इफेक्टिव है बेटे, ये नंबर खाली मैं एग्जांपल के तौर पे यूज कर रही हूँ, लेकिन कॉम्बिनेशन में ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। आप ठीक समझ आइए सारा? आप क्लियर है बेटे? ओके ग्रेट। अच्छा बेटे आगे बेटे उसके इंडिकेशन हैं या क्लिनिकल यूजेस हैं। यूटीआई में यूज होता है, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस है, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंजेक्शन में जो एच इन्फ्लुएंजा या स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से कॉज हो, टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर फॉर्म में, फिर बैक्टीरियल डायसेंट्री में, बर्न्स वुंड्स और बॉयल्स में, और ये सारी चीजें जो है तुम्हारी पढ़ने वाली हैं, ठीक है। प्रोस्टाइटिस है, वही इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, एयर एंड आई इन्फेक्शंस है, एक्यूट ब्रूसिलोसिस है, ठीक है। अब ये ब्रूसिलोसिस एक इन्फेक्शन है जिसको कॉज करती है ब्रूसिला की टाइप, ठीक है। ये यहाँ पर ये है। फिर उसके बाद नीमोसिस्टस कैरिनाए है, ये भी एक टाइप है इन्फेक्शन की। ये फॉर्म ऑफ नमूनिया है जो कि यीस्ट, जो कि जिसको यीस्ट को क्या कहते हैं हम, यीस्ट लाइक फंगस की वजह से ये इन्फेक्शन कॉज होता है। नीमोसिस्टस कैरिनाए ये फॉर्म ऑफ नमूनिया होता है जो कि कॉज होता है यीस्ट लाइक फंगस की वजह से। इन सब के अगेंस्ट जो है सेप्ट्रानिस इफेक्टिव। एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास नोजिया है, वॉमिटिंग, रैशेस, स्टोमेटाइटिस है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, हेमाटोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, ए प्लास्टिक हीमोलिटिक एनीमिया है, परप्रा, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस है, सल्फ हीमोग्लोबिनीमिया है। सल्फ हीमोग्लोबिनीमिया क्या है? क्योंकि ये सल्फा ड्रग्स है
तो बाजुकात इनको ज्यादा यूज करने की वजह से सल्फर का कॉन्टेक्ट ज्यादा हो जाता है, वो सल्फर हीमोग्लोबिन के साथ जाके कंबाइन करती है, विच इज टॉक्सिक फॉर आर सेल्स। दैट इज वाई कि ये साइड इफेक्ट जो है सेल्फ हीमोग्लोबिनीमिया, जो कि एक्सेस ऑफ सल्फर हो जाती है ब्लड की, विच इज बैड, इज बिकॉज दीज ड्रग्स आर सल्फर इन नेचर। अच्छा बेटे, उसके बाद ड्रग इंटरेक्शंस में है कि ये पीटी जो प्रोथ्रोम्बिन, पीटी का मतलब होता है बेटे प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये आप लोगों ने ड्रग की क्लॉटिंग फैक्टर्स में पढ़े होंगे। ये ड्रग की क्लॉटिंग को में अहम किरदार अदा करते हैं, ड्रग को क्लॉट करवाती हैं। जब आप इसकी ड्रग इंटरेक्शंस में क्या है कि कुछ ऐसी ड्रग्स जैसे वारफ्रीन वगैरह हैं, अगर आप उनको ले रहे हो और साथ ही आप इफ ड्रग को लो, सना जी बेटे ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं बन जाती, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी बढ़ जाता है। ठीक है बेटे, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी बेटे बढ़ जाता है। अच्छा बेटे, यहां पर आगे हीमोलिटिक हमारे पास, अच्छा जी बात करी थी, सॉरी मैं ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम की, कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो क्लॉटिंग से रिलेटेड होता है। अक्सर हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करने के लिए एक छोटी सी कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, एक छोटा सा हाथ में जो है वो प्रिक करते हैं लेंसेट नीडल से, और उसके बाद जो है हम वो कैपिलरी ट्यूब को उस ब्लड के ऊपर रखते हैं, और कैपिलरी ट्यूब के अंदर कैपिलरी एक्शन के जरिए ब्लड चढ़ना शुरू हो जाता है। उस कैपिलरी ट्यूब को हम ले लेते हैं, लंबाई वेरी करती है, हम हर 4 सेकंड के बाद कैपिलरी ट्यूब को ब्रेक करते हैं, और हम देखते हैं कि कब जो है वो ब्लड क्लॉट किया है। नॉर्मली 11 टू 15 सेकंड्स को हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। हम देखते हैं कि किसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम कैसा है। ये एक्सपेरिमेंट हम करते थे फिजियोलॉजी में लॉन्ग बैक। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि बेटे वारफ्रीन वगैरह एंटी कोगुलेंट ड्रग्स हैं, लेकिन याद है कि खून जब थिक हो गया है या जो है वो उसकी प्रॉब्लम्स है कि जो है वो क्लॉटिंग वगैरह हो सकती है, और कार्डियक जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम जो है वो एंटीकोगुलेंट्स देते हैं। अब अगर एंटीकोगुलेंट अपने इफेक्ट से ज्यादा एक्शन परफॉर्म करेगी तो खून इतना थिन हो जाएगा कि अ पर्सन विल ब्लीड टू डेथ। यही यहाँ पर होता है कि ड्रग इंटरेक्शन जब हम इसको देते हैं वारफ्रीन को इसकी सल्फर ड्रग्स के साथ, तो ये उनका पीटी टाइम इंटरवल जो है वो बढ़ा देती हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग इंटरेक्शन हो सकता है। इसलिए somebody is on warfarin, we have to take this into account। अगेन बेटे 2 मिनट्स यहाँ तक रीड करो, फिर मैं प्रोटीन सिंथेसिस की क्लास स्टार्ट करने लगी हूँ। प्लीज यहाँ तक रीड कीजिए।
जी बेटे डन, पढ़ लिए, आगे चलें। अगली क्लास की तरफ चलते हैं, इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें टेट्रासाइक्लिन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन और क्लोरामफेनिकोल आता है। 30S के ऊपर ऐट काम करता है, अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन, और 50S के ऊपर जो कि राइबोसोम का बड़ा पोर्शन है उस पे CM, क्लोरामफेनिकोल और मैक्रोलाइड काम करते हैं। क्लिंडामाइसिन यू डू नॉट हैव टू मेंशन इन द क्लासिफिकेशन। राबिया कौन सा बेटे लास्ट पोर्शन? बेटे लास्ट में मैंने सिर्फ यही बताया है कि अगर हम जो है वो एंटी कोएगुलेंट्स के साथ सल्फोनामाइड को दें तो हमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस हैं। सल्फोनामाइड जो है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज कर देती है एंटी कोएगुलेंट्स का, जिसकी वजह से जो है ज्यादा खून जो है वो थिन हो जाता है एंड अ पर्सन कैन ब्लीड टू डेथ। आप क्लियर है? आप क्लियर है बेटे? ओके ग्रेट बेटे, मैं आ गई थी इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पे। क्लासिफिकेशन तुमने पहले की हुई है, यहाँ पर पहली क्लास टेट्रासाइक्लिन से स्टार्ट करने लगी हूँ। टेट्रासाइक्लिन की क्लासिफिकेशन में शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है। शॉर्ट में मेरे पास ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ये दो याद रखो। इंटरमीडिएट में हमारे पास मेथासाइक्लिन है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो डेमिक्लोसाइक्लिन है। लॉन्ग एक्टिंग में मीनोसाइक्लिन है। तुम्हें शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर अपनी पसंद की कोई 4 ड्रग्स के नाम याद रख लेने हैं। टेट्रा का लफ्ज इसको इसलिए कहते हैं कि 4 रिंग्स आपस में फ्यूज हुई होती हैं, 4 साइक्लिक रिंग्स, तो हम उन्हें कहते हैं टेट्रासाइक्लिन्स। मोड ऑफ एक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस को ये क्लास इनहिबिट करती है और अपना इनहिबिटरी इफेक्ट जो है ये एक्सर्ट करती है, बाइंड करती है स्पेसिफिकली 30S के ऊपर, और वहां पर जो है वो राइबोसोम का जो यूनिट है 30S, उस पर जब ये बाइंड कर जाती है तो ये लिंकिंग रोकती है ट्रांसफर आरएनए की मैसेंजर आरएनए में फॉर द ट्रांसफर ऑफ एक्यूरेट न्यू प्रोटीन स्ट्रक्चर। राइबोसोम के ऊपर मैसेंजर आरएनए ने और ट्रांसफर आरएनए ने आपस में लिंक करना होता है। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आती है कि एडिनिन लगना है, गवानीन लगना है, साइटोसिन कोड आ रहे होते हैं। वो कोड राइबोसोम के ऊपर वहां पर ट्रांसक्राइब हो जाते हैं ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, और ट्रांसफर आरएनए वो मैसेज पढ़ने के बाद वो स्पेसिफिक टाइप का कोड लेकर, जो कि एडिनिन गवानीन जो भी बेस है, वो जाके लगा देती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर, और यूं न्यू प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है। ये जो ट्रांसफर का अमल है जो राइबोसोम के ऊपर होता है, मैसेंजर और ट्रांसफर के दरमियान टेट्रासाइक्लिन्स जाकर 30S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर कंबाइन करती हैं और इस एक्शन को होने से रोकती हैं। इसके बाद हेडिंग आ रही है बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की, वो आपने नहीं करनी है। आगे चलें फार्माकोकाइनेटिक्स पे। सबसे पहले कि ये एडिक्वेटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट इनकम्प्लीटली जो होते हैं आफ्टर ऑरल इंजेक्शन। हाउएवर एब्जॉर्प्शन बाय फूड एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह जो है वो इफेक्ट शो करती हैं। फूड की वजह से इनकी एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट हो सकता है, या इनकी डाइवेलेंट कैटाइंस के साथ अगर इनको इंजेस्ट किया जाए, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, यानी +2 वैलेंसी होगी वहां पर, जो कि ज्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स में पाई जाती हैं, वहां पर इसकी जो है वो एब्जॉर्प्शन इफेक्ट करेगी। इसलिए कहा जाता है कि टेट्रासाइक्लिन्स को हमेशा वाटर के साथ इंजेस्ट किया जाए और इनको दूध वगैरह के साथ नहीं कभी भी खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डाइवेलेंट आयंस होते हैं, वो डाइवेलेंट आयंस उनकी एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करते हैं।
फिर हमारे पास मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन है. All the tetracyclines concentrate in liver where they are metabolized and conjugated to form soluble glucuronides and secreted into the bile. Most tetracyclines are reabsorbed into the intestine and enter the urine by glomerular filtration. Doxycycline is excreted in feces from bile and is not reabsorbed, therefore can be used in patients of renal insufficiency. सबसे पहले डॉक्सी की बात करती हूँ. डॉक्सी में हमारे पास फायदा ये है कि रीनल इनसफिशिएंसी में हम इसको दे सकते हैं क्योंकि इसका मोड ऑफ एक्सक्रीशन लिवर है ना कि किडनीज. मोड ऑफ एक्सक्रीशन लिवर है, किडनी ठीक है. और इसके अलावा बाकी जो हैं वो फ्री फॉर्म में जो है वो फिल्टर आउट होती हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से, और ग्लोमेरुलर फिल्टर से वो जब फ्री फॉर्म में होती हैं तो वो एक मेटाबोलाइट बनाती हैं, सॉलेबल ग्लूकोरोनाइड कॉम्बिनेशन बनाती हैं, यानी कि वो इजीली बॉडी से निकल सकता है. पीछे जो मैंने तुम्हें बताया था सल्फामिथॉक्साजोल के अंदर कि वो इनसॉलेबल कॉम्बिनेशन बनाती है, जिसकी वजह से जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के. इसलिए हम यूरिन को अल्कलाइन करते हैं ताकि वो एक्सक्रीट आउट हो जाए बॉडी से. अब इंडिकेशंस पे हम आते हैं. एक्यूट एंड क्रॉनिक जो है वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में इसको यूज करते हैं. रिकेट्सियल इन्फेक्शंस में, माइकोप्लाज्मा में, क्लेमेडियल, ये बेटे प्लीज नाम है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू, सो ये आपको एज सच ही याद करने पड़ेंगे. इसके बाद हम आ रहे हैं साइड इफेक्ट्स के ऊपर. साइड इफेक्ट्स में बेटे हमारे पास साइड इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रही हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया है 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, प्लीज इसको रीड आउट कीजिए. 5 मिनट्स का टाइम है. वट एवर आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू, प्लीज गो थ्रू इट. कोई गल नहीं आंटी, इत्थे सुट दो.
जी बेटे डन हो गया है, सारा समझ लग गया बेटे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब जो मैं पढ़ाने लगी हूं वो एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। साइड इफेक्ट्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स बहुत आते हैं बेटे, साइड इफेक्ट्स ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स बहुत आते हैं। इसको आपने बहुत अच्छे से करना है और इनाम दानिश में एनाफ लिखे हुए हैं, ठीक है। सारा नो मैम, अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके बेटे ओके। साइड इफेक्ट्स में बेटे सबसे पहले जीआईटी डिस्टर्बेंसेस हैं। टेट्रासाइक्लिन के साथ सबसे कॉमन साइड इफेक्ट यही होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस क्या होता है वैसे बाय द वे? ग्लोसाइटिस क्या होता है? तलहा तुम क्लास में भी शर्मीले हो, यहाँ पे भी प्राइवेट मैसेज करके ओके मैम। ये तुम्हारी क्लास है, खुलेआम क्यों नहीं कहते ओके मैम? बाय द वे तुम लोगों ने रिजल्ट देखा है? वेरी गुड राबिया, गुड। आप लोगों ने रिजल्ट देखा है? 3 बच्चों की सप्लियां आई हैं फार्माकोलॉजी में, तो देख लो सेकेंड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट लेके बैठता है। वन एंड ओनली फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी आपको लेके बैठ जाती है। सो प्लीज बेटे, चाहे मैं अच्छी ना लगूं, चाहे फार्माकोलॉजी अच्छी ना लगे, वट एवर इश्यूज यू हैव, कीप देम असाइड एंड कंसंट्रेट ऑन योर बुक्स एंड योर स्टडीज, ठीक है। ये मौजों की छुट्टियां नहीं मिली हुई, तुमसे ज्यादा मैं परेशान हूं ऑनलाइन, जब तुम मुझे आके ये झटका देते हो। अभी भी 25 लोग ऑनलाइन है, आई थिंक 46 के 48 की स्ट्रेंथ में। मुझे बताओ बाकी लोगों को कैसे समझ आएगा? और ये जो तुम्हें भी देखने में लग रहा है ना कि ये बहुत आसान है, ये मैं पूछूंगी जब थोड़ा सा आगे चले जाओगे तो। अच्छा बेटे, उसके बाद है बोनी स्ट्रक्चर्स एंड टीथ। टेट्रासाइक्लिन्स आर रेडिली बाउंड टू कैल्शियम deposited in newly formed bone or teeth in young children. When drug is given during pregnancy, it can be deposited in the fetal teeth, fetal teeth causing yellow discoloration. It can be deposited in bone and cause deformity or growth inhibition. Therefore, should be avoided in children and pregnancy. अच्छा बेटे, टेट्रासाइक्लिन्स बेटे जब भी हम प्रेगनेंसी में किसी को देंगे, किसी लेडी को, और या इसको जो है वो डेवलपिंग जो बच्चे हैं उनको दिया जाएगा, तो ये बोनी टीथ एंड कार्टिलेज, बोनी टीथ एंड कार्टिलेज का मतलब ये बेटे, एक तो ये क्या करेगी, डिस्कलरेशन करवाती है टीथ की, येलो टीथ हो जाते हैं। और दूसरा इसका इफेक्ट ये है कि ये जो ग्रोइंग कार्टिलेज है उस पर इफेक्ट करती है और बच्चों की जो ग्रोथ है वो इफेक्ट करती है। आके है सुपर इन्फेक्शन, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सुपर इन्फेक्शन कॉज करेगी, ठीक है। फिर है फेंकोनी सिंड्रोम। जब भी टेट्रासाइक्लिन को आफ्टर दी एक्सपायरी डेट लिया जाता है, ये एक टाइप ऑफ कह लो के सिम्टम्स कॉज करते हैं, कलेक्शन या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जो कॉज होता है, जिसे फेंकोनी सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें होता है वॉमिटिंग, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और ग्लाइकोसोयूरिया। ये सब जो सिम्टम्स है ना, ये मिलके एक सिंड्रोम कॉज करते हैं जिसका नाम है फेंकोनी सिंड्रोम, और वो तभी होती है जब टेट्रासाइक्लिन को आफ्टर एक्सपायरेशन डेट जो है वो लिया जाता है। इसके अलावा इसमें वेस्टिबुलर प्रॉब्लम्स हैं, वर्टिगो, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, लिवर डैमेज, रीनल, फोटोसेंसिटिविटी हो जाती है, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, बेनाइन जो है, और टेरेटोजेनेसिस। टेरेटोजेनेसिस बेटे ऐसी ड्रग को कहते हैं जो डेवलपिंग फीटस को इफेक्ट करती है। तो मैंने अभी आपको जब बताया कि प्रेग्नेंट लेडी में या फीटल कार्टिलेज के ऊपर ये डिपॉजिट हो जाती है या टीथ की डिस्कलरेशन करवाती है, बच्चों की नॉर्मल ग्रोथ को इफेक्ट करती है, इसलिए ये ड्रग टेरेटोजेनिक है। टेरेटोजेनिक ऐसी ड्रग को कहते हैं जो डेवलपिंग फीटस को इफेक्ट करती है। यहाँ पर आपका टेट्रासाइक्लिन फिनिश है।
आगे मैंने माइनोग्लाइकोसाइड करवाना है। प्लीज 5 मिनट दे रही हूँ सिर्फ डिस्टर्बेंसेस के लिए। इसे अच्छे से सुकून से पढ़ो, फिर मैं आगे चलती हूँ माइनोग्लाइकोसाइड पे। रीड इट आउट बेटे। सबा मैंने बताया था बेटे, जहां भी TIS का लफ्ज एंड में आएगा उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। तो इसका मतलब है एंट्रॉन और कोलॉन की इन्फ्लेमेशन, यानी कि हमारे जो ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन, कोलॉन और एंट्रॉन। एंट्रॉन मीन योर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं बेटे।
इंट्राक्रेनियल बेटे, क्रेनियम की ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से जो हाइपरटेंशन होती है उसको जो है वो इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन कहते हैं। क्रेनियम पे जब इफेक्ट पड़ेगा तो हाइपरटेंशन उस वजह से भी कॉज होगी। एंड देन अगेन इट्स बिनाइन। बिनाइन मींस व्हाट? इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन रीजन, इज नॉट स्प्रेडेबल और ऑफ अननोन ओरिजिन। वर्टिगो बेटे डिजीनेस को कहते हैं, चक्कर आना, ढेर सारे चक्कर आना, सर चकराना, डेट इज कॉल्ड वर्टिगो। नो प्रॉब्लम बेटे, गुड इफ इट्स डन। बेटे प्लीज लेट मी नो वन थिंग, मुझे ग्रुप में खैर नहीं, अलहदा से कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि वो लॉगिन नहीं हो पा रहे। बेटे मे भी आप हो रहा होगा ऐसा मसला, मुझे बताओ हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं श्योर हूं कि कुछ बच्चे लॉगिन नहीं हो पा रहे होंगे। 25 बच्चे तकरीबन या 23 बच्चे सारे के सारे जो नहीं है वो लॉगिन नहीं हो पा रहे, ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही। दिस इज नॉट ट्रू। प्लीज रिजल्ट अपना खराब मत करना, प्लीज प्लीज गेट ऑनलाइन बेटे। आगे माइनोग्लाइकोसाइड्स पे आ रही हूँ, आप कम करवाएं, आज ज्यादा ना करवाएं बेटे। फिर ये मैं कितना को कम करवा लूंगी, ये भी पूरा महीना ऐसा चलना है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स पे बेटे आ रही हूँ। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स बेटे क्लासिफिकेशन है इनकी, कॉजिंग कॉक्लियर नर्व डैमेज, कॉजिंग वेस्टिबुलर डैमेज, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कॉजिंग नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड विच आर नॉट गिवन पेरेंट्रली। ये हर एक के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि कौन सा जो है वो वेस्टिबुलर प्रॉब्लम्स कॉज करता है, कौन सा नेफ्रॉन के लिए टॉक्सिक है, किसको हम पेरेंट्रली नहीं देते हैं, और कौन सा जो है वो कॉक्लियर, जो एयर के अंदर कॉक्लियर नर्व है वो कौन सा है जो उसका यानी कि ऑटोटॉक्सिसिटी करवाता है। ये नाम आप लोगों ने ऐसे याद रखने हैं, हर क्लास के अंदर सिर्फ 2-2 ड्रग्स याद कर लो, एनफ है। अमाइनोग्लाइकोसाइड के क्लास के अंदर 2-2 ड्रग्स याद कर लो। अगेन बेटे अमाइनोग्लाइकोसाइड तुम्हें पता है 30s राइबोसोमल यूनिट के साथ जाके कंबाइन करते हैं, इसलिए इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल वैसा है जैसा कि टेट्रासाइक्लिन्स का है। ठीक है, वही चीज है, 30s के साथ कंबाइन करते हैं, रेजिस्टेंस में है। रेजिस्टेंस टू अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में रैपिडली अगर एंड इट्स कॉजेज में बी पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकम डिक्रीव। अच्छा, इसके अगेंस्ट बैक्टीरिया रेजिस्टेंस भी डेवलप कर सकते हैं, और उस रेजिस्टेंस का एक रीजन ये हो सकता है कि ड्रग ने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पेनिट्रेट करना होता है वो कम हो जाए, बाइंडिंग साइट जो राइबोसोम पर है वो चेंज हो जाए, या जो ड्रग को इनएक्टिवेट करने वाले एंजाइम है वो बैक्टीरिया के पास ज्यादा से आ जाए। फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन है बेटे, अमाइनोग्लाइकोसाइड पोली एब्जॉर्ब होते हैं जीआईटी ट्रैक्ट से, इसलिए ज्यादातर हम इनको पेरेंट्रली देते हैं और आईवी थेरेपी में यूज होते हैं। इंटैक्ट ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्फ्लामेशन वगैरह जो नियोनेट्स में होती है, इसका सीएसएफ वगैरह में कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। इंट्राथीकल इंजेक्शन में नॉर्मली हम इसको देते हैं ताकि हाई लेवल सीएसएफ हो, यानी जब भी इन्फ्लामेशन होगी तब इनकी कंसंट्रेशन अचीवेबल होगी, अच्छी अचीव होगी, इसलिए इंट्राथीकल का मतलब ये है कि मेनिंजीज वगैरह में इंजेक्शन लगता है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का नॉर्मली, और हम इसको उस पर्पस के लिए यूज करते हैं क्योंकि हमें रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन मिल जाती है। किडनीज के जरिए एक्सक्रीट आउट होते हैं, और जो है वो इसकी क्लियरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है क्रिएटिनिन क्लियरेंस, यानी कि अगर क्रिएटिनिन की क्लियरेंस अच्छी होगी तो
इसका मतलब है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी कितनी अच्छे तरीके से बॉडी से निकाल लेंगी, क्योंकि इनकी बॉडी में एक्सेसिव जो अमाउंट होगी वो नेफ्रो और ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम पे आती हूँ बेटे। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अगेंस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, ये जहां पर इन लिखा हुआ है ना सेकंड में, इन ग्राम पॉजिटिव, इन नहीं करना, ऑल्सो ग्राम कर दो, और इनको काट के ऑल्सो कर दो। ऑल्सो ग्राम पॉजिटिव स्टेफिलोकोकस ऑरियस को भी ये सेंसिटिविटी शो करते हैं, लेकिन वहां पर बहुत जल्दी इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो अगर बहुत जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो इनको देने कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम इनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही देते हैं इन्फेक्शंस में। और ग्राम पॉजिटिव के लिए हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को नॉर्मली पेनिसिलिन्स के साथ कंबाइन कर देते हैं। तो जब पेनिसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड कंबाइन हो जाते हैं तो पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव को नुकसान पहुंचाती है, अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्राम नेगेटिव को। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी बढ़ जाता है और हम कहते हैं साइनर्जिस्टिक जो है वो एक्शन अचीव हो गया। ठीक है बेटे, 5 मिनट दे रही हूं, फिर यहां तक रीड आउट करो, शाबाश। फिर आगे चलते हैं। कम ऑन, रीड इट आउट टिल हियर।
बेटे इंट्राथीकल पार्ट इसलिए यूज करते हैं कि जब मेनिंजीज की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और मेनिंजीज इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं तो हमारी और कोई और नॉर्मल ड्रग जो है बहुत मुश्किल से उन इन्फ्लेम्ड मेनिंजीज से क्रॉस कर कर अपना इफेक्ट शो कर सकती है, जबकि डायरेक्टली उधर इंजेक्ट करने से ड्रग अपनी लोकल साइट पे ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगी। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे जैसे ऑरल थेरेपी भी हम दे सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में हमें जल्दी इफेक्ट चाहिए होता है तो हम पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है देन वी स्विच बैक टू द ऑरल थेरेपी। ओके बेटे, अब आगे चलते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो सारे के सारे हैं वो ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। ऑटोटॉक्सिसिटी मींस दे इफेक्ट योर हेयरिंग, ठीक है, और वेस्टिबुलर डैमेज हो जाती है जिसमें एटेक्सिया, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, वर्टिको, डिजीनेस और कॉक्लियर नर्व डैमेज जो है वो, टिनाइटिस वगैरह, रिंगिंग इन द बेल्स और हेयरिंग लॉस, ये सारे वो इसके ऑटोटॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हैं जो होते हैं अगर जो है वो ड्रग को हम ज्यादा देर के लिए ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, प्री डिस्पोजिंग जो ये कॉज करते हैं जिसकी वजह से सब कुछ हो सकता है, वो है कि हम 5 डेज के से ज्यादा के लिए थेरेपी को इस्तेमाल करें, या हाई डोजेस यूज करें, या रीनल इनसफिशिएंसी यानी पेशेंट की रीनल सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तब यूज करें, और ओल्ड एज में यूज करें। और फ्रूसीमाइड, तुमने मेरे साथ डायूरेटिक पढ़ी थी, लूप डायूरेटिक, उसका भी एक एडवर्स इफेक्ट ऑटोटॉक्सिसिटी था। आपको याद हो, आपने वहां पे पढ़ा होगा कि लूप डायूरेटिक को, फ्रूसीमाइड को ज्यादा देर के लिए ज्यादा हाई डोज में और अमाइनो ग्लाइकोसाइड के साथ नहीं देते, क्योंकि अमाइनो ग्लाइकोसाइड भी ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, लूप डायूरेटिक भी ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। तो जब दोनों ऐसी ड्रग्स जो ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती हैं उनको दे दें तो ऑब्वियसली हेयरिंग लॉस होता है अंदर। ठीक है, उसके बाद है बेटे एलर्जिक रिएक्शंस ऑन टॉपिकल यूज ऑफ नियोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। टॉपिकली जब हम नियोमाइसिन और जेंटामाइसिन को यूज करते हैं तो इससे एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो होते हैं। ठीक है, फिर बेटे उसके बाद इंडिकेशंस में देखो, इंडिकेशन में लिखा हुआ है कि ट्यूबरक्लोसिस में हम इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन को जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ दूसरी ड्रग्स हैं उनके साथ कंबाइन करके यूज करते हैं। ठीक है, बस इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक ही याद करना है और पेपर में लिखना है इट इज, या तो हेडिंग दे देना स्ट्रेप्टोमाइसिन को या ऐसे लिख देना कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑफन यूज्ड इन। फिर जेंटा, टोब्रा और एमिकासिन है बेटे, सीरियस इन्फेक्शन इससे होते हैं। इसके अलावा these agents are sometimes used as part of blind therapy for serious infections of unknown etiology in which a penicillinase resistant penicillin or cephalosporin is administered in combination with an aminoglycoside such as gentamicin। ये वाला पॉइंट याद करना बेटे, ब्लाइंड थेरेपी का मतलब है कि ऐसे इन्फेक्शंस जिनका हमें रीजन नहीं पता हो रहा होता तो उनमें हम सेफलोस्पोरिन या पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन के साथ जो है वो जेंटामाइसिन, कोई एक अमाइनोग्लाइकोसाइड जो कि नॉर्मली जेंटामाइसिन होता है उसको कंबाइन करके देते हैं। फिर नियोमाइसिन बेटे तुमने पीछे भी पढ़ा था, टॉपिकली इसको यूज करते हैं, ये स्किन और आई ऑइंटमेंट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है और उनको ट्रीट करता है। और ऑरली इसको हम हेपेटिक कोमा वगैरह में देते हैं। ये जो है हमारे पास प्रोड्यूस जो रिड्यूस जो है वो अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन द गट, उनको कम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बेटे आवाज में तो आवाज नहीं आ रही आप लोगों को बेटे, कैन यू हेयर मी? साहिल, साहिल, कारी साहब अंदर ही पकड़ा दो।
बेटे फिर आपके आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगा बेटे, आप अपनी तरफ चेक करो। ओके बेटे, यहां पर हमारे पास 30S को इनहिबिट करने वाले टेट्रासाइक्लिन्स जो कि क्लोरमफेनिकॉल और अमाइनोग्लाइकोसाइड है वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। सॉरी, अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन जो है वो खत्म हो गए हैं, क्लोरमफेनिकॉल 50S पे आती है। प्लीज अब इन एडवर्स इफेक्ट्स और इंडिकेशंस को पढ़ो। यू हैव 5 मिनट्स, रीड देम राइट नाउ। बेटे एडवर्स इफेक्ट में ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी है जो कि मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और इसलिए जो है ये ज्यादातर इसमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स ये होते हैं कि ड्रग को ज्यादा देर के लिए यूज किया जाए ओल्ड एज में, हाई डोजेज में या रीनल इनसफिशिएंसी में, ठीक है। उसके अलावा इसको फ्रूसीमाइड के साथ भी एडमिनिस्टर नहीं करते हैं क्योंकि ऑटोटॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोनों ड्रग्स ऑटोटॉक्सिसिटी करवाती हैं। इसके अलावा टॉपिकल यूज होने वाली जो नियोमाइसिन और जेंटामाइसिन है वो जनरली एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं। जी बेटे, इंडिकेशंस में जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन एंड एमिकासिन दोनों पॉइंट करने हैं कि जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये यूज होते हैं। बेशक उनकी टाइप ना दो, ना बताओ नेगेटिव बैक्टीरिया की टाइप, बतानी है तो बता दो, अप टू यू, ठीक है। और दूसरा जो इसका पॉइंट है वो भी आपको पता होना चाहिए।
ओके बेटे, आज के लिए बस अब इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। जेनिफर, मुझे प्लीज अटेंडेंस लगा के बेटे ग्रुप में भेज देना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बेटे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।